So let's start. Forfeiting. So I hope now you have got the meaning of forfeiting and a basic difference between bills or bills discounting. If yes, please write me in the chat box. Did you get the basic difference between forfeiting and bills discounting? Yes, please write it. Yes, only one has responded. Okay. Others? Okay. Good, nice. Next, exporter can concentrate on export front without botheration. Now, exporter will worry. Exporter will not worry about whether they are paying the amount regularly, whether I mean, how many installments are there that I have to look after to every month. I have to call them. I have to see whether they are paying in time. I will not see these things. I will concentrate on my export. Okay. The bill which I am concerned with is no more my worry. वो मेरा टेंशन नहीं है. वो किसका टेंशन है अभी? फॉरफेटर का. फॉरफेटर देख लेगा ना. समझ आ रहा है? फॉरफेटर देख लेगा. देखो आपके सामने ना एक पिक्चर बनी हुई है. कैन यू सी अ चार्ट हियर? आई मीन इमेज हियर. उसमें ना आप ये एक्सपोर्ट देखो. एक्सपोर्ट, अब ये एक्सपोर्ट है ना, मैं कर रही हूँ. समझो ये मैं हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ. किसको कर रही हूँ? ये कंट्री है. ठीक है. नहीं ऐसे मत समझो. रुको मैं बताती हूँ. नहीं रुको. ये जो येलो शुरू हो रहा है ना, यहाँ से येलो येलो वाला पार्ट. हाँ. नहीं नहीं रुको मैं बताती हूँ आपको. कुछ भी अज्यूम मत करो. ये जो येलो वाला पार्ट शुरू हो रहा है ना, मेरे कर्सर को देखो. ये वाला. ये ना यहाँ पे मैं हूँ. मैंने एक्सपोर्ट किया किसी कंट्री में. ये यहाँ पे मैं हूँ. ये मैंने एक्सपोर्ट किया किसी और कंट्री को. ठीक है. अब ये जो एक्सपोर्ट का बिल था ना, वो मैंने किसी कंपनी को भेज दिया. अब वो कंपनी देखेगी कि कौन से कस्टमर्स है, कहाँ बैठे हैं, उनसे मैंने फेच करना. मेरा काम तो हो गया. मेरे पास तो अलग अलग बिल्स थे. एक यूएस का बिल था, एक यूरोप का बिल था, एक चाइना का बिल था, जो अब नहीं होगा, है ना, पर पहले तो था ना. ठीक है. तो एग्जाम्पल के हिसाब से ये कंपनी है जो मेरे सारे बिल्स का लेन देन देखेगी. देखो 3 एरोज निकल के आ रहे हैं ना. इसका मतलब मैंने तो एक्सपोर्ट कर लिया. अब ये कंपनी देखिए कि अलग अलग जहाँ पे एक्सपोर्ट किया था इसमें, अलग अलग कंट्रीज में, ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी कंट्री है. तो आई मीन आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर टू देम. द अमाउंट विल बी टेकन बाय फॉरफिटर. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी एक्सपोर्टर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेट. अब एक्सपोर्टर, अज्यूम मी एज एन एक्सपोर्टर. I am the exporter. I am going to export to different companies. Now, I am protected. I am with no tension. ठीक है. मुझे कोई टेंशन नहीं है. किस चीज का? फॉर द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स. कि अगर कोई पैसा नहीं दे तो, कोई यूरोज में नहीं पे करे तो, इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे तो मुझे टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने तो बेच दिया ना बिल. मुझे तो पैसा मिल गया. बेशक थोड़ा पैसा काट के मिला, पर ठीक है, मुझे तो पैसा मिल गया. Exporter gets 100% of bill amount minus service charges. Now I am the exporter. Assume me as an exporter. I will get 100% of bill amount. मुझे 100, समझो मुझे 10 यूरोज है. समझो 10 यूरोज का मैंने एक्सपोर्ट किया था एक कंपनी को. मे भी दूसरी कंपनी को 20 यूरोज का बेचा था. मे भी तीसरी कंपनी को 3000 यूरोज का बेचा था. तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं 10 यूरोज का. तो मुझे 10 के 10 यूरोज मुझे मिल जाएंगे. किससे? फॉरफेटर से. लेकिन वो अपनी सर्विस चार्जेस भी तो काटेगा. तो सर्विस चार्जेस काट के देगा आपको. ऐसे नहीं बोलेगा मैं आपको 10 यूरोज पे करता हूँ, आप उसमें से मुझे 1 रुपी या 2 रुपीज या 10 यूरोज या 1 यूरो आप मुझे ना सर्विस चार्ज दो. तो ये तो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा कि पहले वो भरे, फिर आप उसको उसमें से काट दे दो सर्विस चार्जेस. इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर.
what he will do, he will deduct the amount of service charges from your amount and he will pay you back the rest of. आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फैक्टर क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म। फॉरफेटिंग मीडियम टर्म होता है। ठीक है, दोनों के बीच में फर्क पड़ रहे हैं। एम्प्लॉयड फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। जो फैक्टरिंग होता है ना, वो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक, इंडिया, within the boundaries of India. So employed for domestic and export businesses. होता है ये एक्सपोर्ट के लिए भी, पर ज्यादातर ये डोमेस्टिक को फोकस करते हैं। और फॉरफिटिंग क्या होता है? ओनली एक्सपोर्ट, ओनली एक्सपोर्ट। फैक्टरिंग में देखो डोमेस्टिक भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, मतलब एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया, लेकिन फॉरफिटिंग में सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपोर्ट। उसमें विद इन द कंट्री वाले जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं आएंगे, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं फिर। ठीक है, अच्छा फैक्टरिंग में क्या होता है? क्लाइंट्स गेट 80% ऑफ द टोटल वैल्यू। फैक्टरिंग में क्या होता है? क्लाइंट्स को 80% ऑफ द वैल्यू मिलता है। जब हम अपने सारे डेट्स को बेच रहे हैं, रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स का जो बिल्स हैं वो सारे बेच रही हूँ मैं, तो मुझे 80% टोटल वैल्यू मिलता है। लेकिन प्रॉफिटिंग में 100% वैल्यू मिलेगा आपको। वो अलग बात है, वो सर्विस चार्जेस काटेगा, पर या 100% अमाउंट मिलता है। वो ये नहीं बोलेगा कि 90% मिलेगा और 90 में से भी सर्विस चार्जेस कटेगा, नहीं। आई बात समझ में? बल्क फाइनेंस इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट अ नंबर ऑफ अनपेड बिल्स। बल्क, बल्क मतलब बहुत लार्जर, लार्जर वैल्यू आपको मिलती है अगेंस्ट ऑफ अनपेड बिल्स। जो बिल्स आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है जिसमें से, और वो बिल्स आप बेच रहे हो किसको? फैक्टर को, तो वो आपको बल्क में फाइनेंस देता है। जैसे 30, 40, 50 लैक्स के बिल्स होते हैं, 2-3 लाख के बिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन, अब जो फॉरफिटिंग है इट इज बेस्ड ऑन सिंगल एक्सपोर्ट बिल, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारे अनपेड बिल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरफिटिंग में सिंगल एक्सपोर्ट बिल पे भी आप ट्रीट कर सकते हो, फॉरफिटर के साथ अरेंजमेंट कर सकते हो, फॉरफिटर के साथ। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे सिंगल एक्सपोर्ट बिल भी वो क्यों खरीदेगा आपसे? क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट बिल होता है ना, सिंगल एक्सपोर्ट बिल भी कितने बड़े बड़े अमाउंट्स का होता है, डॉलर्स में, यूरोज में। आप $100 को भी कन्वर्ट करो तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा? 7,000 रुपीज अराउंड, मोर देन दैट, क्योंकि मैंने 70 रुपीज पकड़ा, $1 = 70 रुपीज, पर वाकई में 70 रुपीज थोड़ी ना है, ज्यादा कम चलता रहता है ना। तो अराउंड 7,000 रुपीज, तो अच्छा खासा अमाउंट हो गया। दिखने में $100 है, पर रुपीज में कन्वर्ट करो तो 7,000 है। आई बात समझ में? वैसे $1,000 बोल दे तो 70,000 रुपीज हो जाएगा अराउंड। एग्जैक्टली बोल रही मैं, अराउंड बोल रही हूँ, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, हो गया आपका चैप्टर खत्म। सो हमने न्यू फाइनेंशियल एंड सर्विसेज करके एक पॉइंट की जो लास्ट में हमने कवर किया, मतलब हमारा लास्ट जो पॉइंट था वो ये था, न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। उसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज की, मिक्स थी, कुछ फंड बेस्ड थी, कुछ नॉन फंड बेस्ड थी। बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज की, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज मिला, है ना? मजा भी आया पढ़ के, कुछ नया पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? वही सब चीजें बैंकिंग से रिलेटेड, है ना? बोर हो रहे थे, आज हमने कुछ, अभी ये हमने एफएसएम में कुछ तो नया पढ़ा, कुछ तो नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया पढ़ के? अच्छा लगा? नया नया नॉलेज मिला ना? सो आई होप यू आर एंजॉइंग विद दैट सब्जेक्ट। आई मीन इट्स नॉट बोरिंग। सी, बोरिंग सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ बैठकर फीचर्स पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, और फिर उसमें टाइप्स पढ़ो, वो थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं, है ना? बार बार एडवांटेजेस पढ़ो हर एक चीज के, बार बार डिसएडवांटेजेस पढ़ो हर एक चीज के। यहाँ पे हम नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, उनकी मीनिंग सीखी, उनके प्रोसेस सीखे। ठीक है, जो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं थे वो भी पढ़े। अब आगे चल के आप भी तो एक मे बी आप एक कंपनी में काम करो जिसमें, जो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या पता आपको ऐसा कोई जॉब मिल जाए जिसमें सारी कंपनी ना सिक्योराइजेशन देखती है,
जिसमें कंपनी म्यूचुअल फंड्स का काम देखती है ना? फिर मैं आपसे लोन लेने आऊं, फिर आप मुझे फ्री में लोन दोगे, नो इंटरेस्ट मैम। है ना? दोगे ना? ओके। ओके, सो माय चैप्टर इज डन एंड आई थिंक हमको इसके बाद क्या करना चाहिए? अब मेरे पास आपके लिए 2 सब्जेक्ट्स है ना, एफएसएम एंड एफआरए। तो आपको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट मी टू डू? एफआरए प्रैक्टिकल पे आ जाए थोड़ा, इफ यू वांट एफआरए। ओके, so next subject we will take is FRA. ओके, ठीक है, डन। FRA is done, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही बोल रहे हैं। चलो, वेरी नाइस, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप हेल्पिंग योर मॉम एंड आप अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई ना करें, घर पे सेफ बैठें एंड टेक केयर। ओके, चलो। Okay. Thanks to you also because you are listening very carefully to keep silence in the class. है ना? आपको भी थैंक यू। चलो, take care everybody. Bye. I'll end the meeting. हाँ, take a break. Bye everybody. Bye.